नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद है, आयुर्वेद आचार्य शाइस्ता आयुब खान। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिटनेस को लेकर लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम एक चर्चा लेकर आए हैं जिसमें हम करेंगे डाइट को लेके। हमारी भागती दौड़ती जिंदगी इतनी व्यस्त है मैम, वो आपने भी देखा होगा, बिल्कुल। लोग कितना ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपनी जिंदगी में, जो अपनी फिटनेस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो आज हम बेसिकली आयुर्वेद को लेकर बात करेंगे। एक आयुर्वेद हमें डाइट को लेकर, हमारी आम जिंदगी में हम कौन सी डाइट को फॉलो करके हमेशा फिट रह सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लिक इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी। मैम, मेरा पहला सवाल तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप आयुर्वेद आचार्य कैसे बनी और आपने इस प्रोफेशन को कैसे चुना। जो मोटिवेशन है मुझे मेरे फादर से मिली और मेरे दादाजी, क्योंकि उनको जड़ी बूटियों का और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और वो काफ़ी सारी जो एक वेलनेस के लिए काम किया करते थे, हकीम साहब थे। तो ऑफ कोर्स उनसे मुझे बचपन से ही वो एक खुशबू, लोगों को बदबू लगती है खैर, लेकिन मुझे वो खुशबू लगती थी, अच्छी लगती थी मुझे वो स्मेल। कई बार वो दवाई बना रहे होते थे तो एक, आजकल तो मुझे नहीं मालूम, बट एक 26 किलो का हवन दस्ता हुआ करता था, मॉडल पेस्टर जिसको कहा जाता है, उसमें दवाइयाँ कूटी जाती थी। तो वो मैं भी बैठ जाया करती थी, मुझे भी करना है। तो एक होता ना कि जैसा आप जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, आपको वही चीज़ करने का फिर शौक आता है कि हम भी करें। तो मेरा सच में बहुत मन था कि आयुर्वेद, क्योंकि मुझे एक चीज़ बचपन से मुझे दिमाग में थी कि इसका एक साइड इफेक्ट नहीं है, आपका कोई मेजर ऑर्गन डैमेज नहीं करती अगर आपको सही ज्ञान है तो। क्योंकि आयुर्वेद भी अभिशाप है उनके लिए जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन अमृत है उनके लिए जो ज्ञान रखते हैं। ज्ञान रखते हैं। तो मैम, आपने बताया कि ज्ञान रखते हैं उनके लिए अमृत है। तो हमें ये बताइए कि हमारे जीवन में आयुर्वेद का महत्व क्या है और आयुर्वेद का गुरु मंत्र क्या है। आयुर्वेद का महत्व, मैं कहती हूँ हर व्यक्ति आज के दौर में नहीं, पहले से ही, शुरू से ही आयुर्वेद से घिरा हुआ है। जो श्वास हम लोग ले रहे हैं, सांस लेते हैं ना, क्या है वो? आयुर्वेदिक पंच महाभूत का एक पार्ट है। प्राण ऊर्जा के बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच भी कैसे सकते हैं? अगर आप सांस नहीं लेंगे तो क्या आप जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपके शरीर में अर्थ एलिमेंट नहीं होगा तो आप कैसे, स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर जल तत्व ना हो, अगर हम पानी पीने को ना मिले, खाना खाने को ना मिले, तो क्या हम सरवाइव कर सकते? तो आयुर्वेद से तो हम घिरे हुए हैं। आयुर्वेद के बिना हम कल्पना कैसे कर सकते हैं अपने जीवन की? तो ये तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि 5000 साल पुराना है, मैं ऐसा नहीं मानती। जब से दुनिया शुरू हुई है तब से आयुर्वेद हमारे साथ है। हमें, जब हम लोग इसको स्टडी कर रहे थे तो हमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने इसका स्मरण किया। स्मरण आप उसी का कर सकते हैं जो पहले से मौजूद हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद को आप 5000 साल पहले मत बोला कीजिए। ये तो जब से मानवता की शुरुआत हुई है संसार में, सृष्टि में, तब से आयुर्वेद हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल मैम, एक फिटनेस के लिए एक व्यक्ति को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए जिससे वो फिट रह सके। ये थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कभी भी एक लाइन में या एक पैराग्राफ में डिफाइन नहीं कर पाएंगे। रीजन बहुत सिंपल है। आयुर्वेद वात, पित्त और कफ की प्रकृति पर काम करता है। सबसे पहले तो नाड़ी परीक्षण करके हमें ये देखना पड़ता है कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति रोगी हमारे पास आया है, कौन सा दोष उसके शरीर में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका नाड़ी परीक्षण करती हूँ इस समय, मान लीजिए कि वात बढ़ा हुआ है, तो मुझे जो डाइट आपको प्रेफर करनी पड़ेगी वो उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मैं रैंडम डाइट चार्ट बना के नहीं रख सकती कि एक डाइट चार्ट और मैं सबको फॉरवर्ड कर दूँ। दैट्स सिंपली इम्पॉसिबल फॉर मी। मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है, क्या उस समय उस पर क्या चीज़ काम कर रही है, उसके शरीर में क्या रोग है, क्या उसके शरीर में बिगड़ा है। ठीक, क्योंकि करना क्या पड़ता है, वात पित्त कफ तो देखना ही पड़ता है, 5 एलिमेंट्स भी देखने पड़ते हैं कि कौन सा अग्नि तत्व बिगड़ा है, जल तत्व बिगड़ा है, वायु तत्व बिगड़ा हुआ है, क्या बिगड़ा क्या है उसके शरीर के अंदर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व करती है अगर हम रैंडमली इलाज करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद का एक टॉपिक होता है इसमें, जिसे हम कहते हैं दशाविधा परीक्षण। दशाविधा परीक्षण यानी 10 चीज़ों को डायग्नोस करके हम एक डाइट चार्ट बनाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ भी होता है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मैम, ये तो चलो बहुत मेहनत वाला काम हो गया। बहुत मेहनत ये बड़ा डीप में चला जाएगा। हो गया। यस। आपकी नज़र में फिटनेस के मायने क्या है?
मैं आपको आयुर्वेद के रेफरेंस से समझाती हूँ, ठीक है। सम दोषा सम अग्निशा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मीयन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। सम दोषा जिसके दोष बैलेंस हो, सम अग्निश्चा जिसकी अग्नि जो अग्नि है, फायर है, डाइजेस्टिव फायर है, वो प्रॉपर वर्क कर रही है। सम धातु 7 धातुएं होती है हमारे शरीर में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, वो बैलेंस होना चाहिए। मल क्रिया जो आपका मल है, आपका स्टूल है, आपका यूरिन है, वो प्रॉपर वे में डिस्पोज होना चाहिए, निकलना चाहिए। ये पहली जो लाइन थी श्लोक की, उसका अर्थ है। देन प्रसन्न आत्मीय इंद्रिय मन, अगर आपका मन आपकी इंद्रिया प्रसन्न नहीं है, आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं? दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्वस्थ इत्यभिधीयते, वो व्यक्ति स्वस्थ या स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। ये इसकी लाइन के श्लोक के मीनिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन क्राइटेरिया को आप मैच करते हैं तो आप स्वस्थ हैं। मैम और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अच्छा करने? मैं वो भी बताती हूँ आपको। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप एक चीज बताइए मुझे, मैं बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। थायराइड, पीसीओडी, आजकल आप देख रहे हैं हर 5 में से 3 महिलाओं को पीसीओडी है। थायराइड पुरुषों में भी महिलाओं में भी। टीएसएच लेवल बहुत बड़ा होता है मैम, और शुगर भी आ रहा है। शुगर लेवल तो हर बात ही क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डायबिटीज, ये है क्या? बताइए आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीजें, बीमारियां हैं, ये क्या है? मैम बीमारियां हैं। बीमारियां, मैं बीमारी नहीं मानती, मैं कहती हूँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम थोड़ा सा 25 साल पीछे चले जाए ना शुगर पेशेंट थे इतने, ना पीसीओडी थी, ना थायराइड था, ना ओबेसिटी थी, ना हार्ट अटैक के इतने केसेस थे। या अचानक से क्या एकदम लहर दौड़ पड़ी है। मैंने अपनी नानी दादी मेरी मम्मा को कभी भी ये बीमारियां नहीं हुई। शायद आपकी मम्मी को भी ये समस्या नहीं होगी, आपकी दादी नानी को कभी पीसीओडी थायराइड तो आप वर्ड ही भूल जाइए, पुराने जमाने में थे ही नहीं है। ये अब डायग्नोसिस क्यों हो रहा है? हमें पसंद है पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, हमें सुबह देर तक सोना है, हमें रात तक अपने मोबाइल में लगे रहना है, हमें खाना भी लेट खाना है। और आजकल देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, किसी प्रोफेशन को, लेकिन आप ये देखिए ना कि जंक फूड तो अगली गली में ही मिल रहा है। आप यहाँ से बाहर जाइए, मेरे क्लिनिक से 10 आउटलेट खुले हुए। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनेंगे, विष या अमृत। अगर आप बाहर निकलते ही एक दुकान है वहां पे जूस मिल रहा है, एक दुकान है जहाँ पे मोमोज और जंक फूड मिल रहा है, क्या चुनना चाहेंगे आप? अगर आपको मंचिंग या क्रेविंग्स करनी है, आप जाएंगे जंक फूड की तरफ। लेकिन अगर आपका ध्यान होगा कि मुझे अपनी पहले हेल्थ का ध्यान रखना, मैं अपने शरीर में कचरा तो नहीं डाल रहा, तो आप जाएंगे जूस कॉर्नर की तरफ। फिर भी मैं यही प्रेफर करती हूँ कि घर में ही करके अगर आप बना सकते हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमेशा मैं जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके डाइट चार्ट्स फॉलो करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि ऐसे कर लीजिए। और यकीन मानिएगा, आयुर्वेद को पता नहीं लोगों ने क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। इतना सिंपल है कि कोई भी इसको फॉलो कर सकता है, बहुत आसानी से, बहुत इजी है। मैम जब मैं आपके पास आ रहा था इंटरव्यू के लिए, उससे पहले मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आपकी वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पर। आप काफ़ी अच्छे टिप्स देती है सोशल मीडिया पे। तो मैम मेरा एक सवाल है आपसे कि आज के टाइम में लोग बहुत सारी टिप्स दे रहे हैं, हर कोई अलग अलग मुद्दों पे टिप्स देता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो फिटनेस पे सबसे ज़्यादा टिप्स दे रहे हैं। तो मैम इसके बारे में आप कहेंगे कि असली जानकारी हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज के आज के टाइम में है, मुझे ऐसा लगता है। ये आपने बहुत सही सवाल उठाया है, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। यकीन मानिएगा, यूट्यूब चैनल पे आप हम सभी देखते हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया हम सभी देखते हैं। आप जरा वो थंबनेल देखा कीजिए, जिसमें एक पतला व्यक्ति और मोटा व्यक्ति दिखाया जाता है कि रातों रात चर्बी पिघल के बाहर आ जाएगी। कैसे पॉसिबल है? लेकिन जो लोग नहीं जानते, अज्ञानतावश ही वो उस पे क्लिक करते हैं, देखना चाहते हैं। मैं भी देखती हूँ, तो उसमें नुस्खा बताया जाता है कि आप इतनी दालचीनी डाल लीजिए, इतना आप जीरा पाउडर ले लीजिए, इतनी काली जीरी ले लीजिए। भाई ये सारी गरम जड़ी बूटियां हैं। चलिए एक बार को मैं कफ प्रकृति के व्यक्ति को मैं एक बार मान लूं, वो बर्दाश्त कर पाएगा। व्हाट अबाउट जिसकी पित्त प्रकृति बड़ी हो, उसको तो पाइल्स हो जाएगी, उसको तो आंतों में अल्सर हो जाएंगे। वो किस तरीके से बचा पाएगा इन सारी जड़ी बूटियों को, इन सारी चीजों को? तो मुझे तो लगता है कि देखिए, सामने वाला अपना कंटेंट शेयर करेगा, भाई उसको करना है।
ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं नहीं कहती कि आप मत फॉलो कीजिए, कुछ लोग बहुत अच्छा कंटेंट शेयर कर रहे हैं, मैंने बाकी मैं अप्रिशिएट करती हूँ मैं, लेकिन जब भी आप इस तरह के नुस्खे अपने ऊपर अप्लाई करें तो अपने नज़दीकी डॉक्टर, या अगर आयुर्वेदिक नुस्खा है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, वो आपको गलत राय कभी नहीं देंगे। लोग पता है कहाँ मात खाते हैं कि वो सोचते हैं फीस ना देनी पड़े। देखिए, जो इंसान अपने जो व्यवसाय है उनका, वो अपनी फीस के लिए तो वहाँ बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल। तो जब आप हालात बिगड़ने के बाद जाओगे उन्हीं डॉक्टर के पास, तो पहले जाके एक बार सलाह कर लो, मैं सोचती हूँ वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने ये पूरा बताया कि जैसे कि आप गर्म चीज़ खा लेंगे मिलाकर उसमें, तो मैम आपके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से कौन-कौन सी चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए? ये बड़ा लंबा चैप्टर है। अगर आप विरुद्ध आहार की बात कर रहे हैं, आप विरुद्ध आहार की ही बात कर रहे हैं, तो 22 प्रकार का विरुद्ध आहार बताया गया है, जो देश के अनुसार, ऋतु के अनुसार, शरीर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार इतना है कि अगर मैं बताने बैठूंगी मुझे बहुत टाइम चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। थोड़ी बहुत चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो कि ज्यादा तौर हम लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में गलती हो रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे बनाना शेक, मैंगो शेक किस किस को पसंद है? सभी को पसंद है, कोई मना नहीं करेगा। पसंद है, कोई मना नहीं करेगा। जो मिल्क हम लोग यूज करते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है, या तो गाय का दूध होगा या फिर भैंस का, राइट। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में किसी भी तरह का फल मिलाने के लिए मना किया गया है, लेकिन हम लोग बनाना शेक और मैंगो शेक बहुत ही शौक से पीते हैं। इवन अगर मैं एक वीडियो डाल दूं ना अगर इस तरीके की कोई बना के, तो बड़े नेगेटिव कमेंट्स आएंगे नीचे कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम तो बचपन से पी रहे हैं, हम तो 20 साल हो गए, हमें तो 25 साल हो गए, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो अब आप सोचेंगे मैम अगर ये नहीं, वाकई में कुछ लोगों को नहीं होता कुछ, पता है क्यों? उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, उन पे विरुद्ध आहार काम ही नहीं करता। यस। मैम आपने बताया था ना कि जो आयुर्वेद का जो डाइट का जो पूरा प्लान होता है वो वात, पित्त और कफ पर निर्भर करता है कि मैम इसको थोड़ा सा एक-एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। श्योर, और उसके बाद ये भी बता दीजिए कि आप इसका ये काम कैसे करता है पूरे, इसको बता दीजिए कि हमारे कई दर्शकों को नहीं पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले वात के बारे में अगर हम बात करें तो वात को अगर हम सरल शब्दों में, जैसे थोड़ा सा अगर आप विलेज एरिया में इस पार्ट में जाते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं बाय का दर्द, बादी का दर्द, ठीक है, तो उसको वात कहा जाता है। तो ये जोड़ों का दर्द, ये ऑर्थराइटिस हो गया या बाकी चीजें हो गई, तो इनमें सिंपल सी एक चीज है, क्या चीजें मना की जाती है? बादी चीजें मना की जाती हैं, जैसे कि राजमा, कड़ी चावल, उड़द की दाल, ठीक है, ये चीजें जो आपके दर्द को बढ़ाएंगी। भिंडी हो गई, ये आप किसी वात वाले व्यक्ति को खिला दीजिए, वो अपने या तो घुटने पकड़ेगा या कमर पकड़ेगा या उसके टखनों में दर्द होगा, कहीं ना कहीं दर्द हो जाएगा। इन चीजों का अगर आप परहेज रखें, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो। बट सवाल फिर वही आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस प्रकृति में। मैं बताती हूँ, जिस व्यक्ति का शरीर बहुत पतला दुबला होता है और जिनका मल या स्टूल जो है बहुत ज्यादा हार्ड आता है, वो वात प्रकृति के होते हैं। उनको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। उसी प्रकार अगर मैं पित्त प्रकृति की बात करूं तो पित्त प्रकृति वाले सुडौल शरीर के होते हैं और इनको खाने में तीखी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, चटपटी चीजें इस तरीके की, जैसे समझ रहे हैं ना आप, चाट पकौड़ी एंड ऑल दैट। तो इन लोगों को क्या है, इनका मल कभी भी बंधा हुआ नहीं आता, इनका मल पतला आता है। और आप काफी लोग ये बताते हैं कि जलन सी महसूस होती है स्टूल करने के बाद। ये तो तब होता है जब बहुत बिगाड़ कर लेते हैं वो पित्त में। तो आपको पित्त को हम सिंपल सा कनेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, जो हमारे जितने मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके साथ। तो आपको पता है ना कि अगर आपका पित्त एक्सेस है तो आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जो हाजमा बिगाड़े। आप तली हुई चीजें मत खाइए बहुत ज्यादा, आप बहुत स्पाइसी फूड मत खाइए। अगर इन चीजों का परहेज रखेंगे पित्त आपका शांत रहेगा। आपको मिर्चें नहीं खानी है, ये चीज मैं कहना चाहूंगी। अब आते हैं कफ प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वाले देखने में थोड़ा चबी होते हैं, हेल्दी होते हैं। इनको मीठा और तरल पदार्थ ज्यादा पसंद होते हैं। तरल मीन्स लिक्विड ज्यादा कंज्यूम करते हैं ये। जैसे कि अगर कोई मुझसे कहेगा कि आपको लस्सी पीनी है, तो मैं मुश्किल से आधा गिलास भी कंज्यूम नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। आप एक कफ प्रकृति वाले से पूछिए, वो कहेगा एक पिया है, दूसरा और है, बचा हुआ है क्या, वो मेरे लिए रख देना। वो दूसरा और तीसरा गिलास भी कंज्यूम कर लेगा। वो उसकी बॉडी मांग रही, क्यों? क्योंकि शरीर में जल तत्व बढ़ा हुआ है
और जल तत्व बढ़ा हुआ तो वो चीज कंज्यूम करेगी। तो उन लोगों को थोड़ा मीठा और इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितना वो कंज्यूम करेंगे उतना कफ प्रकृति को बढ़ावा देंगे। मैम आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना खा लेते हैं हमारी बॉडी पे लगता नहीं, और कुछ कहते हैं कि हम हवा भी खा रहे हैं पानी भी पी रहे हैं वो भी लग रहा है। इन दो का बताइए। जिन लोगों को कह रहा है ना कि सब कुछ खा लिया, वो कितना खाते हैं बकरी की तरह, सूखते हैं लकड़ी की तरह, है ना, वो वात वाले होते हैं। आप उन्हें कुछ खिला दीजिए, उनके शरीर में चर्बी की बड़ी अल्प मात्रा होती है। वो जितना भी खा लें, कितना भी कंज्यूम करें, उनके शरीर में नहीं लगता। वो उनका वात उस चीज को सुखा देता है। तो ये मैं तो नहीं कहूंगी गॉड गिफ्ट है, क्योंकि इतना पतला होना भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ही सूखे हुए हैं। और आप देखिएगा उनका जो स्किन होती है और त्वचा होती है वो भी बहुत रूखी होती है। इसी में अगर हम देखें, जो कहते हैं हम हवा भी खा ले तो मोटे हो जाते हैं, वो होते हैं कफ प्रकृति वाले। कि वो बेचारे कुछ नहीं खाते, उनका नाम बदनाम होता है, पता नहीं कितना खाते होंगे। वो नहीं खाते इतना, लेकिन उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि शरीर को बड़ी जल्दी लगता है, इवन पानी तक लग जाता है उनको। तो मैम बीमारी होती है बहुत सारी, डायबिटीज है, उसके बारे में आपने बताया कि वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पूरा अलग उसका पैरामीटर होता है। लेकिन मेरा एक बता दीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, अगर एक इंसान को फिटनेस के लिए क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, ये थोड़ा सा डाइट बता दीजिए। बिल्कुल, ये तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरत है इसकी जानने की सबको। सबसे पहले देखिए, मैं आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन की ही बात करती हूँ, तो मैं वही आपके साथ भी शेयर करूंगी। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो बताया गया वो है ऊषा पान। ऊषा पान यानी सुबह उठ के पानी पीना। अब लोगों ने इसको बड़ा गलत तरीके से ले लिया। उन्हें लगता है कि 9 बजे उठ रहे हैं तो भी ऊषा पान है, 10 बजे उठ रहे हैं तो भी हम पानी पी रहे हैं। नहीं, ऊषा पान का अर्थ होता है कि जब सूर्य उदय होता है, जब सनराइज हो रहा है, उसके बाद जो उसकी लालिमा है, जो पूरे आपकी जगह पर फैल चुकी है, उस दौरान उस लालिमा के फैलने से पहले आप जो पानी पी रहे हैं उसे कहते हैं हम ऊषा पान करना। तब आप करेंगे तो आपके शरीर में अमृत का काम करेगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं लेट उठ के भी मैं ऊषा पान कर रहा हूँ, वो ऊषा पान नहीं है, वो मेनली आप टॉक्सिन्स जमा कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो गलत है। क्योंकि आप जानते हैं शास्त्रों में तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा गया, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है, कि आप 4 बजे उठ जाइए। और ये देखिए सब धर्मों में आपने देखा कि सुबह ही मंदिर में आरती क्यों होती है, सुबह ही अजान क्यों एकदम से दी जाती है। एक टाइम है, स्लॉट है, उठ जाओ, अब सूरज उठने से पहले उठ जाओ आप, और अपनी जो भी नित्य कार्य आपके दिनचर्या है उसको स्टार्ट कीजिए। इसमें आपका पेट साफ होना, आपका पानी पीना, नहाना, ये सारी चीजें काउंट होती है। फिर जब सूर्य उदय हो जाता है, फिर हम लोग जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में अगर आप, मैं यही कहूँगी, सुबह उठते ही कोई फल ना खाएं। अगर आपने कोई ऐसी चीज कंज्यूम की है जैसे कि थोड़ा पानी पी लीजिए, या आपने जीरे का पानी पिया हुआ है, या आपने नारियल पानी पिया हुआ है, ऐसा कुछ कंज्यूम करने के बाद आप कोई भी अच्छी डाइट ले सकते हैं। इवन मैं अपनी डाइट में पराठे तक बताती हूँ मरीजों को, डिपेंड करता है वो उनको तकलीफ क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपके साथ कोई इश्यूज नहीं चल रहा है कि आपको उठते ही दवाई लेनी पड़ रही है, तब तो आप कोई भी फल कंज्यूम कर सकते हैं, आप खा सकते हैं उसको, या आपको एक पराठा बना लीजिए, ठीक है। कोशिश करें पराठा खा रहे हैं तो चाय का सेवन ना करें, उससे आपके दोस्त जो है वो कुपित होते हैं, बहुत ज्यादा कुपित हो जाते हैं। तो वो नमकीन और मीठा कभी भी मिक्स ना करें, वो खराब करेगा ही करेगा आपके शरीर को, ठीक। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि पोहा हो गया, बेसन का चीला हो गया, ये हल्की हल्की चीजें, और कोशिश करें कि शुद्ध देसी घी में बनाएं, रिफाइंड ऑयल का सेवन ना करें, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी। अगर शुद्ध देसी घी नहीं है, मूंगफली का तेल लें, ठीक है, वो भी नहीं है तो सरसों का तेल लें, तिल का तेल सारा ब्रेकफास्ट हो गया। लेना जो है आपको वो सारे ऐसे ऑयल्स लेने हैं जो आपको कोल्हू से मिल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल प्लीज आप नहीं, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं। मैम आफ्टरनून मिल्क, उसमें मील में क्या खाए? जैसे कि अब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसके 2 घंटे बाद आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट जो आपको करीब की ठेलों पर जो सब्जी वाले या फ्रूट वाले वेंडर्स होते हैं जो बेच रहे हैं, दैट इज सीजनल फ्रूट। सीजनल फ्रूट देखिए, अब कुछ लोग क्या है, कुछ फैंसी डाइट ज्यादा आप जानते हैं फॉलो करते हैं। मैं एक चीज कहती हूँ, हमेशा देश के अनुसार, वही वृद्ध आहार वाली बात आ गई, देश क्या कह रहा है आपका, आपके देश में क्या उग रहा है। नॉर्थ इंडिया में, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस वक्त सेब का सीजन है, नाशपाती मिल रही है, बब्बू गोशा मिल रहा है। इस सीजन में जितना खा सकते हैं खाइए। फिर उसके बाद जो वैक्स वाला सेब आएगा
वो किसी काम का नहीं है, ना ही आपको कोई फायदा पहुंचाएगा। ओके। तो सीजन के अकॉर्डिंग ही खाइए। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही आप बाहर निकलते ठेलों पे आपको सेब दिख जाएंगे और बड़े रसीले सेब मिल रहे हैं, नाशपाती मिलती है, बब्बू गोशा मिलता है। जितना कंज्यूम कर सकते हैं करिए, आपको फायदा ही देगा। ओके। और मैम ये जो खाने का बताते हैं डिनर इतने बजे से कर लेना चाहिए, जी उसमें जी उसकी बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल, क्या होनी चाहिए? वो भी बताना चाहूंगी मैं। एक जब आप ये मैंने मिड डे स्नैक बताया आपको या फूड बताया है, उसके बाद लंच आप जो भी आप करना चाहें, देखिए सेम वही चीज है। या तो आपका होना चाहिए सात्विक या होना चाहिए राजसिक। तामसिक तो खैर खाने ना ही खाएं तो बेहतर रहेगा, अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है। अब बात करते हैं ये, क्योंकि इस पे बड़ी बहस हुई थी इस बात पे जो आप मुझे कह रहे हैं कि डिनर कब तक कर लेना चाहिए। डिनर का जो सही समय वो है सूर्यास्त से पहले पहले का। अब कौन 6:30 बजे डिनर करेगा? हाँ, दोबारा भूख लग जाएगी। दोबारा भूख लग जाएगी। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि सूर्यास्त के बाद एक आरती करते हैं, शाम की संध्या आरती होती है या नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद सोना हुआ करता था, सो जाया करता था। पहले जमाने में इंस्टाग्राम वगैरह थोड़ी था, या टीवी पे नेटफ्लिक्स थोड़ी ना देखना होता था। तब तो इंसान को सोना होता था, क्योंकि उसे 3-4 बजे उठना होता था। तो 7 बजे वो सोएगा ही सोएगा, अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके वो उठ जाया करते थे। आज हमारी दिनचर्या क्या है? हम 12-1 बजे से पहले सोते नहीं है, राइट? 12-1 बजे से पहले नहीं सोएंगे तो 3 बजे कैसे उठ जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बिगाड़ है। बट अब भी मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका रूटीन बड़ा सिंपल है। 8-9 बजे सो जाते हैं, 7 बजे खाना खा लेते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ आज भी। मैम एक लाइन के अंदर फिटनेस के टिप्स में आपके मायने क्या, फिटनेस को कैसे देखते हैं, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप फिटनेस को लेके एक लाइन में? मैं तो नहीं, आप चाहे आयुर्वेद के जो श्लोक था उससे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि बहुत लंबी डेफिनेशन है ना, बट मैं सिंपल एक चीज कहती हूँ कि अगर आपका तन, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से अगर आप खुश हैं तो आप स्वस्थ हैं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ शाइस्ता आयुब खान, जिन्होंने बताया आप किस तरीके से कौन सी डाइट खाकर अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।